नमस्कार लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद साइंस में। आज हम बच्चों बात करेंगे भूगोल पाठ्यपुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत के चौथे चैप्टर की, जिसका शीर्षक है प्राथमिक क्रियाएं। और इस प्राथमिक क्रियाओं के इस पूरे चैप्टर को हम दो भाग में पूरा करने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी मैंने कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो हम इसको दो भाग में करने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं प्राथमिक क्रियाएं। देखें, जब प्राथमिक क्रिया शुरू करने से पहले हमको समझना होगा आर्थिक क्रिया शब्द को। किसको? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्योंकि ये जितनी भी हम पढ़ने वाले हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, यदि आपने सिलेबस देख लिया होगा तो ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? वे सभी क्रियाएं जिनका संबंध सीधे सीधे धन लाभ से होता है, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जिनका मुख्य उद्देश्य है धन कमाना, और धन कमाने के पश्चात उसको उपभोग करना, उत्पादन, विनिमय, वितरण, ये सभी इसी में आता है। आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जिनका संबंध धन के उपयोग, उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण से होता है। इन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धन की प्राप्ति। हमारे पाठ्यपुस्तक के अनुसार आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की? आर्थिक क्रिया मुख्य रूप से चार प्रकार की होती हैं: प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थक क्रिया। मैं बारी बारी से आपको इस पाठ में केवल संक्षिप्त इनका परिचय देंगे, क्योंकि इस पाठ में केवल प्राथमिक क्रियाओं के बारे में ही है। फिर भी हम एक बार जब परिचय ले लेंगे प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्रियाओं का, जब जैसे ही हम पहुंचेंगे वहां पे, तो हमें पहले से स्पष्ट होगा कि कौन सी क्रिया में किस प्रकार के क्रियाकलाप, उद्योग या सेवाएं उपलब्ध हैं या गिने जाते हैं। तो प्राथमिक क्रिया की बात करें तो वह क्रियाएं होती है जिन्हें प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। आप प्राकृतिक संसाधनों को समझ सकते हैं बच्चों। संसाधन का तात्पर्य होता है वह कोई भी वस्तु या कारक जिसका उपयोग मनुष्य अपने हित के लिए करता है, ये हुआ संसाधन। आप अपने आसपास जितनी वस्तुएं यूज करते हैं वो सभी संसाधन में आती है, ठीक है। चाहे वो आपके टेलीविजन हो, चाहे आपके कॉपी पेन हो, चाहे आपकी दैनिक उपयोगी कोई वस्तु हो, वह सही वस्तु संसाधन कहलाती है। और मैंने कहा कि संसाधन जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, प्रकृति से जो संसाधन सीधे प्राप्त हो रहे हैं उनका उपभोग करने की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं प्राथमिक क्रिया। जैसे कृषि में हमने अनाज प्राप्त किया, सीधे भोजन के रूप में उपयोग किया, कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप हो गया। खनन किया, कोई खान खोद करके खनिज प्राप्त किया और उसका उपयोग किया, यह भी क्या हुई? प्राथमिक क्रिया हुई। इसी प्रकार पशुपालन उत्पादों का सीधा सीधा उपयोग कर रहे हैं, दुग्ध पान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यह भी किस में आएगा? प्राथमिक क्रिया में आएगा। बात करेंगे द्वितीय क्रिया की। तो द्वितीय क्रियाएं वे होती हैं जिनमें प्रकृति से प्राप्त संसाधनों में परिवर्तन करके उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर लिया जाए, उनका संसाधन करें और उपयोगी वस्तु बना दी जाए। जैसे पशुपालन से हमने दूध प्राप्त किया, दूध के उपयोग से हमने पनीर बनाया, मिल्क पाउडर बनाया, केक बनाया, जो भी बनाया, यानी कि निर्माण की क्रिया, बनाने की जो क्रिया है वह द्वितीय क्रियाकलाप में आएगी, ठीक है। हमने कृषि करके कपास प्राप्त किया और कपास से कपड़ा बना दिया, तो कपड़ा बनाने की क्रिया द्वितीय क्रियाकलाप में आएगी। तो विनिर्माण के कार्य जितनी होते हैं द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में आते हैं बच्चे जो सेवा, संचार, परिवहन। कि हमने खेत से कपास प्राप्त किया, कपास को हमने फैक्ट्री में लेकर गए, कल कारखाने में, उससे कपड़ा निर्मित किया। अब उस कपड़े का उपभोक्ता तक पहुंचना बहुत जरूरी है, इसका उपयोग जो कर रहे हैं, तो वहां तक लाने ले जाने के लिए परिवहन जो व्यवस्था होती है वह तृतीय क्रियाकलाप में आती है। वह कपड़ा जब एक उपभोक्ता तक पहुंचता है तो वो दुकानदार का जो कार्य है वो तृतीय क्रियाकलाप में आता है, ठीक है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र भी तृतीय क्रियाकलाप में आता है। एक शिक्षक जो अपनी शिक्षण सेवा देता है, एक चिकित्सक या डॉक्टर जो अपनी चिकित्सा सेवाएं देता है, एक बैंक कर्मी जो अपनी बैंकिंग सेवा देता है, यह भी तृतीय सेक्टर में यानी टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्रियाकलापों में आता है। बात करते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप की। तो चतुर्थ क्रियाकलाप में उच्च शोध संस्थान जो होते हैं उसमें कार्य करने वाले लोग आते हैं, रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट जो होते हैं, ठीक है, शोध करने वाले, योजना बनाने वाले योजनाकर्ता जो होते हैं, प्लानिंग जो करते हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन होता है हर देश में, ठीक है।
इसी प्रकार लेखक जो होते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं, जो ज्ञान में अभिवृद्धि करते हैं, वो सभी किस में आते हैं बच्चों? वो चतुर्थक और आगे भी बड़ी क्लासेस में जाओगे तो पंचम क्रियाकलापों में ये लोग आते हैं। ठीक है, इससे आप परिचय हो गए। मानव के हुए कार्यक्रम जिससे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहे जाते हैं। आर्थिक क्रिया के 4 वर्ग होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक। सभी वर्गों के उदाहरण दे रखे हैं। प्राथमिक क्रियाओं में आखेट एवं भोजन संग्रहण, कृषि, खनन और पशुपालन है। द्वितीय क्रियाकलापों में विनिर्माण उद्योग जैसे कि चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग आएगा। तृतीय क्रियाकलापों में परिवहन एवं संचार और सेवा क्षेत्र आएगा, शिक्षक, बैंक कर्मी आदि। और चतुर्थ क्रियाकलापों में शोधकर्ता जैसे वैज्ञानिक आदि ये लोग सम्मिलित किए जाते हैं। आशा है आप लोगों को यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, मैं ये भी बताता चलूँ, यदि आपको कोई चीज़ एक बार में स्पष्ट नहीं आती है तो आप उस जगह पर रुक के उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें या उसको रिवर्स करके दोबारा भी सुन लिया करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन समझकर ही चीज़ों को आगे बढ़ना होगा। तो आज हम बात करेंगे प्राथमिक क्रियाओं की। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या शामिल है हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार? आखेट एवं भोजन संग्रहण, पशुचारण, खनन और कृषि। प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले है आखेट एवं भोजन संग्रहण। ठीक है बच्चों, आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। शिकार करना ये एक प्राचीन क्रियाकलाप है जो वर्तमान में लगभग विलुप्त है, क्योंकि अधिकांश देशों ने शिकार करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सी दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। दूसरा है भोजन संग्रहण। भोजन संग्रहण का अर्थ है अपनी जरूरत के अनुसार भोजन इकट्ठा करना। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, अपनी जरूरत के लिए भोजन इकट्ठा करना। ये किस में आएगा? ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आएगा, भोजन संग्रहण में। विश्व में इस प्रकार के 2 मुख्य क्षेत्र हैं भोजन संग्रहण के, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों को थोड़ा सा मैप पे समझेंगे। अभी आपको समझना होगा, पहले होता क्या है कि ये बहुत से बच्चों को ये सब समझ नहीं आता, सब उच्च अक्षांश क्या होता है, निम्न अक्षांश क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास आपको करूंगा बच्चों, कि हमारे इस नक्शे पे, ये विश्व का जो मैप आपके सामने दिख रहा है, इस पर ये लाइन आपको दिख रही है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, कुछ भी मान सकते हैं आप इसको। ये जो लाइन दिख रही है ये होती है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, कक्षा 11 या छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए होंगे, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, इन अक्षांश रेखाओं के कुछ अंक लिखे होते हैं बगल में, इनके मान लिखे होते हैं। वह अक्षांश रेखा जो पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से गुजर रही है, उस पर लिखा हुआ है 0 डिग्री अक्षांश। इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसके ऊपर यानी उत्तर दिशा में जाने पर 1, 2, 3 से लेकर 90 डिग्री तक ये अक्षांश है। ऐसे ही दक्षिण की ओर आने पर भी 90 डिग्री दक्षिण की तरफ अक्षांश रेखाएं हैं। ये अक्षांश रेखाओं का टॉपिक है जिसका वीडियो मेरे पास उपलब्ध है, वो आपको भी उपलब्ध हो जाएगा शीघ्र ही। ठीक है, तो 0 डिग्री एक निम्न संख्या है और 90 डिग्री उच्च संख्या है। तो 0 से 90 की ओर जाते जाएंगे तो अक्षांश उच्च होते जाएंगे, और 0 के आसपास के यानी भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होगा निम्न अक्षांशीय क्षेत्र होगा। ऐसे ही दक्षिण में भी ऊपर जाएंगे दक्षिण की ओर तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होगा। उच्च अक्षांश का मतलब है जो अक्षांशों के मान लगभग 50 डिग्री अक्षांश से ऊपर हैं, चाहे वो उत्तर की ओर है चाहे वो दक्षिण की ओर है। यहां हम देखें नक्शे पे तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहलाता है, और 90 डिग्री रेखा जो है यानी ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास का क्षेत्र होता है वह क्या कहलाता है? उच्च अक्षांश क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो भोजन संग्रहण के उच्च अक्षांश के क्षेत्र कौन से हैं? यदि आपने विश्व के नक्शे को ध्यान से देखा होगा, और मैं यहाँ पे फिर से आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आप भूगोल के विद्यार्थी हैं तो आप निश्चित रूप से आपके पास एटलस होनी चाहिए। जब भी किसी विषय वस्तु का अध्ययन करें तो उस एटलस में मैपिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर आपके दिमाग में मैप बैठा होगा तो भूगोल बहुत ही सरल हो जाएगा। ठीक है, उच्च अक्षांश क्षेत्र में यह हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप और उत्तर अमेरिका के उत्तरी भाग में, चूंकि 51 डिग्री अक्षांश से ऊपर कनाडा है, तो ये उत्तरी कनाडा जो पूरा क्षेत्र है, कनाडा का उत्तरी क्षेत्र ये किसमें आता है बच्चों? ये उत्तरी उच्च अक्षांश क्षेत्र में आता है। ऐसा ही उत्तरी यूरेशिया, सॉरी ये यूरोपिया नहीं यूरेशिया है, इसमें यूरोप का कुछ भाग आता है, एशिया का उत्तरी भाग जो रूस का हिस्सा है साइबेरिया वो इसमें आता है। और दक्षिण चिली कहाँ पे है? दक्षिण चिली नीचे है सर, कहाँ पे है दक्षिण चिली? दक्षिण चिली यहाँ पे है, इस जगह पे।
दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम भाग दक्षिण चिली में आता है। कि चिली आप लोगों ने यदि नक्शा देखा हो तो ऐसे लंबवत रूप में, यहाँ इस नक्शे में आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेगी। इसका दक्षिणी भाग थोड़ा सा भोजन संग्रहण का क्षेत्र है। क्लियर है। अब बात करते हैं निम्न अक्षांश क्षेत्रों की। तो निम्न अक्षांश क्षेत्र का मतलब है भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र। जैसे ही नक्शे में आपको दिख रहा है, ये दक्षिण अमेरिका का भाग है जहाँ अमेजोन नदी प्रवाहित होती है। तो अमेजोन नदी का वेसन हो गया। ये अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप का मध्य हिस्सा है। ठीक है, मध्य हिस्सा भी कौन सा? भूमध्य रेखा के आसपास का। तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र क्या कहलाते हैं बच्चों? उष्णकटिबंधीय। आपने यदि 11वीं क्लास में या छोटी क्लास में कहीं कटिबंध पढ़े हों, ताप कटिबंध पढ़े हों, तो वहां आपने पाया होगा कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर चले जाएं 35 डिग्री तक और नीचे 35 डिग्री तक, ये उष्णकटिबंध में आता है। 35 से 62 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध में आता है और 62 डिग्री से 90 डिग्री तक शीत कटिबंध में आता है। इस प्रकार से पृथ्वी को कुल मिलाकर के 3 ऊपर 3 नीचे 6 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। ठीक है, अब बात करें, ये हो गया हमारा अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय भाग। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। इसके अलावा एशिया, एशिया में कौन सा? दक्षिण पूर्वी ये वाला हिस्सा जो है, यह एशिया का ये हिस्सा जो है, ये भोजन संग्रहण का क्षेत्र है। क्लियर है बच्चों। वर्तमान में भोजन संग्रहण का कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया है। बिल्कुल सही बात है, कभी कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि स्पष्ट कीजिए कि वर्तमान में भोजन संग्रहण का व्यापारीकरण हो गया है। तो व्यापारीकरण का मतलब सीधा सा है कि जो भोजन संग्रहण किया जा रहा है वो अब स्वयं के भोजन के लिए नहीं किया जा रहा, वह अर्थ के लिए किया जा रहा है, धन के लिए किया जा रहा है, यानी उसका व्यापार किया जा रहा है। तो किस प्रकार किया जा रहा है? लोग कीमती पौधों की पत्तियों, औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य करते हैं। जैसे के लिए जैसे पौधे की छाल जो है, उदाहरण दे रखा है, पौधे की छाल का उपयोग कोनेन, चमड़ा तैयार करना, कॉर्क बनाने में होता है। पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयाँ, कांतिवर्धक वस्तु बनाने में होता है। रेशे का उपयोग कपड़े बनाने में होता है। दृढ़ फल का उपयोग भोजन तेल बनाने के लिए किया जाता है। तने का उपयोग रबर, बलाटा, गोंद, राल बनाने के लिए किया जाता है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर ये वाला शब्द या ये वाली लाइन हमारे समझ नहीं आई। सरल सा है, बिल्कुल सीधा सीधा सा है। पौधे की छाल का उपयोग कोनेन, चमड़ा तैयार करने और कॉर्क बनाने में होता है। पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयाँ, कांतिवर्धक वस्तु बनाने में होता है। रेशे का उपयोग कपड़े बनाने में। दृढ़ फल का उपयोग भोजन में तेल के लिए। तने का उपयोग रबर, बलाटा, गोंद व राल बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ एक नोट लिखा है मैंने, लाल कॉलर श्रमिक। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सभी क्रियाकलापों को पढ़ेंगे तो आपको सबको बताया जाएगा कि प्रत्येक गतिविधि में सम्मिलित श्रमिकों या लोगों को एक विशेष नाम दिया जाता है। जैसे प्राथमिक गतिविधियों में, प्राथमिक क्रियाकलापों में जो लोग संलग्न होते हैं, कृषक होते हैं, शिकारी होते हैं, खनन कार्यकर्ता होते हैं, खनन कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं, उन सभी को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है क्योंकि ये सभी बाहर कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहला हम लेंगे प्राथमिक क्रियाकलापों में पशुचारण। ठीक है, पशुपालन हमारे पाठ्य पुस्तक के अनुसार 2 प्रकार का है। पहला है जीवन निर्वाह पशुपालन और दूसरा है वाणिज्यिक उद्देश्य। ठीक है, पशुचारण का संबंध या पशुचारण पालन का संबंध सीधा क्या है? पशुओं को पालने से है। पशुओं को 2 उद्देश्यों के लिए पाला जाता है, एक है जीवन निर्वाह उद्देश्य और दूसरा क्या है? वाणिज्यिक उद्देश्य। बड़ा सरल सा है। पहला पशुपालन जो है इस प्रकार का है जिसमें व्यक्ति पशुओं को इसलिए पाल रहा है ताकि उनसे प्राप्त उत्पादों से उसकी जीविका चल सके, उसका घर चल सके। जैसे गांव में कोई व्यक्ति 1 या 2 भैंस रख लेता है, आराम से उसका इतना दूध हो जाता है कि उसके खुद के बच्चे भी पी लेते हैं, घर परिवार में दही, घी आदि उत्पाद ही प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर यदि उसको बेच करके घर का आर्थिक क्रिया में उसको मदद मिल जाए तो उसे जीवन निर्वाह पशुपालन कहा जा सकता है। और दूसरा है वाणिज्यिक उद्देश्य, जब बड़े स्तर पर पशुओं को पाला जाए जिसका एकमात्र उद्देश्य धन का अर्जन करना हो, जीवन निर्वाह न हो, तो उसे वाणिज्यिक पशुपालन कहा जाता है। दोनों ही चीजें पढ़ने वाले हैं हम। सबसे पहले चलवासी पशुचरण। कैसा पशुचरण? चलवासी पशुचरण। जैसा कि नाम से दिख रहा है, इस प्रकार के पशुपालन में पशुपालक यानी पशुओं को चराने वाला एक स्थान पर स्थायी रूप से ना रह करके भिन्न भिन्न स्थानों पर चलते रहते हैं अपने पशुओं को लेकर के। ठीक है, यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह का तरीका है, यानी बहुत समय से चला आ रहा है। ठीक है,
प्राचीन जीवन निर्वाह तरीका है। दूसरा, इसमें एक साथ बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है। यह सभी पशु प्राकृतिक चार निर्भर रहते हैं। एक साथ बहुत सारे पशुओं को पाले जाने का मतलब है यह निश्चित नहीं है कि वो पशु एक ही प्रकार के होगा। साहब मैं केवल गाय पाल रहा हूँ या मैं केवल भैंस पाल रहा हूँ, हो सकता है मेरे पास गाय भी हो, एक भैंस भी हो, एक बकरी भी हो। तो सभी प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। यह सभी पशु प्राकृतिक चारे पर निर्भर रहते हैं, यानी उनका खुले में चारण होता है। इन पशुओं की कोई विशेष देखभाल नहीं की जाती है। ठीक है। पशुपालक अपने पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह चारे की खोज में घूमता रहता है। इस प्रकार के पशुचारण का मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह होता है। विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल पाले जाते हैं। सहारा एवं एशिया के मरुस्थल में भेड़ बकरी ऊंट पाले जाते हैं। ध्यान से देखना है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर भोजन संकट होता है, उस क्षेत्र में गाय बैल पाले जाते हैं। सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में, सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है। एशिया के मरुस्थलों, एशिया जैसे कि भारत का राजस्थान का थार का मरुस्थल हो, कच्छ का मरुस्थल, कच्छ का रण हो। ठीक है। और आपका यहाँ पाले जाते हैं भेड़ बकरी ऊंट। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में यौक व लामा पाले जाते हैं। चूंकि ये पहाड़ी जीव है तो पहाड़ी क्षेत्रों में यौक व लामा पाले जाते हैं। आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ बर्फ होती है वहां पे रेंडियर पाले जाते हैं। रेंडियर वही होता है जो सांता क्लॉज की गाड़ी खींचता है, आपने देखा होगा, रेंडियर पाला जाता है। ठीक है। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं बच्चों, आइए इनको मैप पे देखते हैं। पहला क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र। ठीक है, एक मिनट। इस क्षेत्र में क्या है, ये फैला हुआ है, देखो ये अटलांटिक महासागर है, अफ्रीका महाद्वीप है, ये क्या है, पहला प्रमुख क्षेत्र है। उत्तरी अफ्रीका के, ये अफ्रीका है, इस अफ्रीका में ऐसे में दिशाएं बना दूं, उत्तर, ठीक है, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट, ये अटलांटिक तट हो गया, यहाँ से प्रारंभ होता है, चलता है ये। ठीक है। ये अरब प्रायद्वीप क्षेत्र हो गया। अरब प्रायद्वीप होता हुआ कहाँ चला गया, यहाँ मंगोलिया है, ये चीन है, मध्य चीन तक चला गया, मंगोलिया मध्य चीन तक। तो ये है प्रमुख क्षेत्र, किसका है, ये चलवासी पशुचारण का पहला प्रमुख क्षेत्र है। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा क्षेत्र है यूरोप एवं एशिया के टुंड्रा प्रदेश। यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश जानते हैं जब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। यूरोप का ये रहा टुंड्रा प्रदेश और एशिया का ये पूरा टुंड्रा प्रदेश को साइबेरियन टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। ठीक है। रूस का एरिया, रूस का यूरेशिया, इसको साइबेरिया प्रदेश है ये, और यूरोप का उत्तरी प्रदेश है। ठीक है। तो आप सीधा सीधा याद करेंगे यूरोप और एशिया का उत्तरी क्षेत्र, जिसको टुंड्रा प्रदेश भी कहा जाता है। तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध में, ये भूमध्य रेखा हो गई, इससे नीचे आ गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ पे है, ये दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग और दक्षिण अफ्रीका से पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। और ये द्वीप का नाम है मेडागास्कर द्वीप। ठीक है बच्चों। तीसरा क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी भाग और मेडागास्कर द्वीप। यहाँ पर क्या होता है, चलवासी पशुचारण होता है। और बात करते हैं चलवासी पशुचारण को। चलवासी पशुचारण क्यों कहा, या इसे ऋतु प्रवास भी कहते हैं। तो नीचे नीचे एक लाइन लिखी हुई है, जब पशुचारक अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते रहते हैं, इसे चलवासी पशुचारण कहते हैं। प्रवास हम समझ ही चुके हैं पिछले अध्याय में। ठीक है। इसे चलवासी पशुचारण कहते हैं। इस चलवासी पशुचारण को ऋतु प्रवास भी कहा जाता है। या ऋतु प्रवास क्या है पूछ लिया जाता है कि एक बार। नए चारागाहों की खोज में पशुचारक समतल मैदानी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। ठीक है। गर्मियों में मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाह की ओर चले जाते हैं और शीत में पर्वतीय भागों से मैदानी भागों के प्रवास करते हैं। उनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। दिमाग में प्रश्न आया होगा आपके में कि सब ऐसा क्यों होता है कि गर्मियों में इधर और सर्दियों में उधर। ऐसा होता है बच्चों कि गर्मियों में मैदानी भागों में जो होती है वहां पे बर्फ बची रह जाती है, या ये कह सकते हैं कि गर्मियों के समय मैदानी भागों में तापमान अधिक उच्च हो जाता है। ठीक है। उनके पशुओं के लायक नहीं रहता है, तो वे पर्वतीय क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों पर गर्मियों के मौसम में थोड़ी बहुत जो वनस्पति होती है वो दिखाई देने लग जाती है।
और बर्फ का आवरण भी हट जाता है। शीतकाल जैसे ही आता है पर्वतीय क्षेत्र बर्फ से ढक जाते हैं, वहां पे कोई वनस्पति कोई चारागाह दिखाई नहीं देता है, तो वे उन्हें शीत ऋतु में उतर करके आ जाते हैं, मैदानी भागों के प्रवास कर जाते हैं। इस प्रकार उनका ग्रीष्म और शीत ऋतु में प्रवास होता रहता है। चूंकि यह प्रवास ऋतु के आधार पर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऋतु प्रवास कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं और शीत काल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। इसी प्रकार टुंडा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीत काल में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशु चालकों का पशुओं के साथ प्रवास होता है। सिंपल सी बात है। शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण की ओर, शीत ऋतु में क्या होगा, शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण की ओर, मैदान क्षेत्रों की ओर, मैदान दक्षिण में है ये शीतकाल में, और ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर, क्योंकि पर्वतों पर बर्फ पिघलने से क्या दिखने लग गया है, वनस्पतियां चारागाह दिखने लग गई। ठीक है, ये कुछ चित्र देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, चलवासी पशुचारण के चित्र हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में ये दे रखा है गुज्जर बकरवाल जनजाति है। ठीक है, ये तमाम चित्र आपकी स्क्रीन पर सभी क्या दर्शा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं चलवासी पशुचारण की। ठीक है, चलवासी पशु चालकों की संख्या अब घट रही है। कारण क्या है, दो कारण इसके प्रश्न पूछा जाता है। बताइए चलवासी पशुचारण की संख्या क्यों घट रही है। पहला है राजनीतिक सीमा का अधिरोपण, दूसरा है कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। इसके बारे में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब पढ़ेंगे और डिटेल चर्चा करेंगे। अभी आप इतना याद रखें कि राजनीतिक सीमा का अधिरोपण हो रहा है, देश अब एक दूसरे की सीमा में घुस रहे हैं, जो भी है। और दूसरा है कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बना रहे हैं। नई योजना बनाने से क्या होगा, जनसंख्या बढ़ रही है, नई योजना बन रही है, तो चारागाह धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब देखते हैं वाणिज्य पशुधन पालन। एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। किस प्रकार के, एक ही प्रकार के, चाहे वो भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे घोड़े हो, लेकिन पाला जाएगा एक ही प्रकार के पशुओं को। और इन पशुओं से प्राप्त मांस, खाल, उनको वैज्ञानिक ढंग से संशोधित कर दिया जाता है, साफ किया जाता है एवं डिब्बा बनकर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस प्रकार के पशुपालन का उद्देश्य केवल वाणिज्य है, धन लाभ है। ये एक व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला कार्य है। विशेषताएं क्या है, एक सुव्यवस्थित पशुपालन है, एक पूंजी प्रधान पशुपालन, यानी इसमें पैसा अधिक खर्च होता है, अधिक धन लगता है, इसमें अधिक धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, व्यवस्थित पशुपालन है, इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु को पाला जाता है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर चित्र दे रखे अभी दिखाएंगे। इसमें पशुओं को एक फार्म में बाड़ लगाकर पाला जाता है, बाड़ा बना दिया जाता है, पशुओं की विशेष देखभाल की जाती है, वैज्ञानिक पद्धति से पाला जाता है। प्रमुख पशु भेड़, बकरी, गाय हैं। इस प्रकार के पशुपालन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। पशु फार्म में, अब ये अंतिम में ये जो बिंदु है, इसमें मैंने सभी को समराइज करने का प्रयास किया है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण, उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। इस प्रकार का वाणिज्यिक पशुपालन मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। मुख्य देश हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गए, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया। आप देख सकते हैं आपके चित्र, आपके स्क्रीन पर कुछ चित्र दे रखे हैं वाणिज्यिक पशुधन पालन के। ये बकरियों के लिए देखिए छत लगी हुई है बाकायदा कृत्रिम तरीके से, ये बाड़ा बना हुआ है बकरियों का, ये गायों के लिए बाड़ा बना हुआ है, ये भी गायों के लिए बना हुआ है। चलो, ये वाणिज्यिक पशुधन पालन के क्षेत्र हैं विश्व में, मैंने बताया। ठीक है, ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये अर्जेंटीना है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके अलावा थोड़ा बहुत दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग में, और उत्तरी एशिया या मध्य एशिया में भी ये वाणिज्यिक पशुधन पालन किया जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कृषि के विभिन्न प्रकार और खनन, और इस पाठ को पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज्योग्राफी विद साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और निरंतर मेरे साथ ज्योग्राफी के इस रोमांचक सफर में बने रहिए। निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान होगा। जय हिंद, जय भारत।